Hello everyone, welcome back. Friends, today we will discuss a topic anti-thrombotics. What will be the topics of today? Anti-thrombotics. Means anti means against thrombotics. Thrombotics means thrombosis. So drugs against thrombus. Thrombus. So friends, now here I have some questions. What are questions? Question number 1. What is thrombus? Number 2, why does thrombus form? Why does form a thrombus? Question number 3, how does form a thrombus? Question number 4, how does dissolve a thrombus? And last question is, why we need drugs? Why we need drugs against thrombus? So friends, there are some questions here. What is thrombus? Why does form a thrombus? How does form a thrombus? How does dissolve a thrombus? And last question is, why we need drugs against thrombus? इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक्स एंटी थ्रम्ब ड्रग अगेंस्ट थ्रम्बस पढ़ने से पहले हमें इस क्वेश्चन को जानना होगा। इस क्वेश्चंस को जानने, ये आखिरी लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चंस जो है ये हमारे फार्माकोलॉजी रिलेटेड है। आपका ये क्वेश्चन आपने प्रोबेबली आपने ज़रूर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज थ्रम्बस? थ्रम्बस क्या है? थ्रम्बस क्या है? थ्रम्बस मीन्स blood clot inside the blood vessels. Blood inside the blood vessels remains attached to the blood vessel wall. ये सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है थ्रम्बस का। ब्लड क्लॉट है ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल रिमेन्स अटैच्ड टू द ब्लड वेसल वॉल। रिमेन्स अटैच्ड क्यों? क्योंकि ये जब तक अटैच्ड है ये थ्रम्बस है। अगर फिर अनअटैच्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो एम्बोलाई हो जाएगा। इसलिए अटैच्ड फॉर्म, जब तक अटैच्ड वेसल वॉल से थ्रम्बस है, और वो डिटैच्ड हो जाएगा फिर वेसल वॉल से तो एम्बोलाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फॉर्म अ थ्रम्बस? थ्रम्बस बनता क्यों है? तो थ्रम्बस क्या ये नॉर्मल फेनोमिनन है?
क्या ब्लड क्लॉट नॉर्मल फिनोमिनन में होता है? बिल्कुल होता है। अगर आप कहीं जा रहे होते, गिर गए, कुछ कट गया, ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, थोड़ी देर के बाद ब्लड बंद हो चुका, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोगुलेशन प्रोसीड्यूर से थ्रम्बस बना, ब्लड जो है, जहाँ जो टीयर है ब्लड वेसल का, उसको सील किया, ब्लड फ्लो बंद हो गया। ये एबनॉर्मल कब हो जाता है? कब एबनॉर्मल होगा, उसी को जानने के लिए, क्योंकि जब ड्रग हम कब देते हैं? जब कुछ एबनॉर्मलिटीज आएगा। एंटी थ्रोम्बोटिक्स थ्रम्बस के फॉर्मेशन के अगेंस्ट में ड्रग कब देंगे? जब उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आएगा। वो एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकता है? उसको हम लोग ने पैथोलॉजी में एक ट्रायड के फॉर्म में पढ़ा। क्या है ट्रायड फ्रेंड्स? ट्रायड्स है, शायद आप जान रहे होंगे, वेरी गुड, विर्चोज ट्रायड। विर्चोज ट्रायड, ट्रायड है, 3 कंपोनेंट्स होगा। क्या है? पहला इंडोथेलियल इंजरी, इंडोथेलियल इंजरी हो गया, उससे कोगुलेशन कास्केड एबनॉर्मल हो गया। दूसरा स्टेसिस ऑफ ब्लड, और टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो। टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो मीन्स नॉर्मल हमारा ब्लड फ्लो कैसा होता है? लेमिनर ब्लड फ्लो होता है। टर्बुलेंट, लेमिनर मतलब लीनियर, टर्बुलेंस जिगजैग में टेढ़ा मेढ़ा फ्लो होगा। इस कंडीशन में भी एबनॉर्मल कोगुलेशन होगा। तीसरा क्या? हाइपर कोगुलेबिलिटी, हाइपर कोगुलेबिलिटी। इसमें क्या होगा फ्रेंड? हाइपर कोगुलेबिलिटी मीन्स जो कोगुलेशन का कास्केड है वो हाइपर हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर किसी भी कारण से कोगुलेबिलिटी जो है उसका एक्टिवनेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट आएगा। इस फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फॉर्म थ्रम्बस? थ्रम्बस बनता कैसे है? चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थ्रम्बस कैसे बनता है? मान लिया कि इंडोथेलियल इंजरी, ब्लड वेसल्स का इंडोथेलियल इंजरी हो गया, इंडोथेलियल इंजरी हुआ, चलिए इंडोथेलियल इंजरी हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। इंडोथेलियल इंजरी होता है तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 चीज होता है। क्या होता है? सब इंडोथेलियल कोलाजन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। आपका क्या होगा? कोलाजन एक्सपोज हो जाएगा। कोलाजन एक्सपोज होगा और ये इंडोथेलियल सेल से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? VWF, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, राइट। ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर ये एक ग्लू की जैसा काम करता है। ग्लू एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल के जैसा काम करता है। ग्लू मतलब साटने के लिए जो यूज करते हैं। ये एडहेजन करता है ये मटेरियल। 2 चीज हुआ, कोलेजन एक्सपोज्ड हुआ और वॉन विली ब्रांड फैक्टर रिलीज हो गया इंडोथेलियल सेल से। ये एक एडहेसिव मटेरियल है। ये क्या करता? कोलाजन से प्लेटलेट को चिपका देता है, प्लेटलेट को अटैच कर देता है, एडहेजन करवा देता है। प्लेटलेट को बाइंड करवा देता है इस मटेरियल के थ्रू, वॉन विली ब्रांड फैक्टर के थ्रू। क्या होगा फिर? ये प्लेटलेट जब इससे बाइंड हो जाएगा कोलेजन से तो एक्टिवेट हो जाएगा। प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। प्लेटलेट एक्टिवेटेड हो, this activated platelet secretes 3 things: thrombin,
thromboxane A2 and adenosine diphosphate ADP. This activated platelet secretes three things: thrombin, thromboxane A2 and adenosine diphosphate. अब ये क्या करता है, ये तीनों सेक्रेटेड मटेरियल जो है, जो इस प्लेटलेट एक्टिवेटेड से निकला, ये सारे प्लेटलेट्स को वहाँ पे लाना शुरू करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ये प्लेटलेट जब ये सारा आना शुरू हो जाता है प्लेटलेट के पास। अब यहाँ पे दूसरा प्लेटलेट आ करके बाइंड करता है किससे, उस पे प्लेटलेट पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 223BA, तो 2 और 3BA। इसको याद रखने के लिए पहले BA में इसको याद रखेंगे, GP हो गया ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। ये किस पे होता है, प्लेटलेट पे, इस प्लेटलेट पे होगा, प्लेटलेट पे होगा, रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर है। ये दूसरे प्लेटलेट को, एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से बाइंड करता है फिब्रिनोजेन से। इससे क्या बाइंड होता है, फिब्रिनोजेन। ये किसका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो GP2B3A 23BA फिब्रिनोजेन का, ये फिब्रिनोजेन इस रिसेप्टर से बाइंड होता है, और यही फिब्रिनोजेन GP2B3A दूसरे प्लेटलेट, अदर प्लेटलेट से बाइंड करता। इसको इस तरीके से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक प्लेटलेट है, इस प्लेटलेट पे ये रिसेप्टर है GP2A 2B 23BA, इस तरीके से याद है, 23BA। ये फिब्रिनोजेन इससे बाइंड किया। दूसरा प्लेटलेट का ये रिसेप्टर है GP2B3A, ये दूसरे प्लेटलेट का। ये सब इसी तरीका से ढेर सारा प्लेटलेट बाइंड होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से, ये दूसरे से, ये तीसरे से बाइंड करेगा, फिर ये से वो तीसरे, ये पूरे ये इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट जमा होना शुरू हो गया, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये बहुत सारे प्लेटलेट को एक साथ जमा होने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी प्लग, प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख, हम लोगों ने क्या देखा, इंडोथेलियल इंजरी हुआ, कोलेजन एक्सपोज्ड हुआ, प्लेटलेट बाइंड किया, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट एडहेजन। एडहेजन कोलेजन से एडहेसिव मटेरियल के थ्रू बाइंड कर गया, प्लेटलेट एडहेजन। जब ये प्लेटलेट तो फिर प्लेटलेट बाइंड कर चुका तो एक्टिवेट हो गया, इसको बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। एक्टिवेशन, ये प्लेटलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करेगा, फिर एक्टिवेटेड प्लेटलेट कुछ सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज किया, thromboxane A2 adenosine diphosphate. Yes, these substances attracts other platelets towards the bound platelet. अब अदर प्लेटलेट्स आना शुरू हुआ, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से फिब्रिनोजेन से के थ्रू बाइंड करता है किस रिसेप्टर पे, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर से, तो हर प्लेटलेट पर होता है। और ये जो है, ये रिसेप्टर है फिब्रिनोजेन का, फिब्रिनोजेन इस रिसेप्टर से बाइंड किया दूसरे प्लेटलेट के
सेम वही फिब्रिनोजन दूसरे रिसेप्टर के दूसरे प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a से बाइंड करके, इस तरीका से बहुत सारे प्लेटलेट एक जगह बाइंड फिब्रिनोजन के थ्रू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेट मतलब एक साथ जमा हो जाना, और अल्टीमेटली फॉर्म प्राइमरी प्लग। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा। अब क्या होगा, अब क्या होता है, ये फाइब्रिनोजेन ये अभी अनस्टेबल है, ट्रांजिएंट है, ब्लड फ्लो तेज होगा, ये फ्लो में वहां से निकल सकता है, बह सकता है। इसको स्टेबल करने के लिए अब इस फिब्रिनोजेन जो है इसको फिब्रिन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा, अभी उसका हम लोग देखते हैं। फिर ये फिब्रिनोजेन स्टेबल होने के लिए प्लेटलेट को स्टेबल करने के लिए फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। ये कैसे होगा कन्वर्ट, इसको कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन करता है। वेरी गुड। ये थ्रोम्बिन कहाँ से आएगा, क्योंकि थ्रोम्बिन किस फॉर्म में होता है, प्रो के फॉर्म में, तो प्रो थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, ये किस में होगा, प्रो थ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो आपका कोगुलेशन कास्केड है वहां से आएगा, कोगुलेशन कास्केड से। हम जानते हैं कि कोगुलेशन कास्केड में दो तरह का पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे फिर कॉमन पाथवे, आप जो कि डिटेल में पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे, पैथोलॉजी के बुक में देख लेंगे। ये इस कोगुलेशन कास्केड से प्रोथ्रोम्बिन लास्ट जो होगा फाइनल प्रोसेस में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फिब्रिन जो प्लेटलेट एक दूसरे को प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट से बाइंड करके रखा हुआ वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी फिब्रिन को एक स्टेबिलिटी के लिए अलग से हमारे पास फैक्टर, जिसको फैक्टर 13 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर 13, या उसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्या है ये फैक्टर नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टर का जो है 1 से 13 तक होता है, फैक्टर 13। अगर नहीं आपको नहीं पता तो आप पैथोम जब ये कोगुलेशन कास्केड पढ़ेंगे तो प्लीज इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये क्या हो गया, फैक्टर 13 क्या है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, फिब्रिन को और स्टेबल कर देगा, और क्लॉट जो है वह स्टेबल हो जाएगा, थ्रम्बस और स्टेबल होगा। फ्रेंड्स, क्या कुछ रहता है, कुछ बनता है तो क्या वो हमेशा के लिए होता है, बिल्कुल नहीं, उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। तो जिसका फॉर्मेशन होगा उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा। इस फॉर्मेशन, इस प्लेटलेट ये थ्रम्बस जो फॉर्मेशन हुआ इसका डिस्ट्रक्शन फिर कैसे होगा, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या होगा, फिब्रिन कब ये इंडिकेशन आएगा, यही इंडोथेलियल सेल जो है उसको वो मैसेज, अब वो क्या देगा, वो उसको मैसेज अगर पहुंचेगा जो ये अब हमारे इसको फिब्रिन को खत्म करना है, थ्रम्बस को डिस्ट्रॉय करना है, वो इंडोथेलियल सेल जो है रिलीज करेगा एक फैक्टर जिसका नाम है TPA, मीन्स टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, TPA। ये TPA क्या करेगा, ये TPA प्लाज्मिनोजेन जो हमारा बॉडी में प्रेजेंट है, प्लाज्मिनोजेन उसको प्लाज्मीन में कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मीन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड, प्लाज्मीन में कन्वर्ट करेगा। जिन जिसमें लगा हो उसको हम लोग इनएक्टिव मानते हैं। ये जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में बन करके पहले से रेडी होता है, जैसे ही उसकी जरूरत होगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, ये
टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में। ये कैंची का काम करता है, सीजर करेगा, ये थ्रम्बस को काट देगा। थ्रम्बस को काटेगा मीन्स फिब्रिन को काटेगा। फिब्रिन क्योंकि थ्रेड है, फिब्रिन जैसे ही, क्योंकि वो समझिए अगर ये प्लेटलेट अगर मोती है और थ्रेड थ्रेड हो गया फिब्रिन, एक माला की तरह वो गुच्छा हुआ रहता है, माला की तरह फॉर्म में बना हुआ। जैसे ही थ्रेड कटेगा सारा का सारा मोती बिखर जाएगा, जस्ट लाइक दैट। उसको हम क्या, हमारा एम है फिब्रिन को काट देना। तो ये फिब्रिन जो है, फिब्रिन इसको कौन काट देगा, सीजर क्या आ गया, प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो गया प्लाज्मिन में, प्लाज्मिन उसको काट दिया, डिस्ट्रॉय कर देगा प्लाज्मिन। इसमें एफडीपी, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, फिब्रिन को छोटा 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 टुकड़ा में काट देगा ये प्लाज्मिन। जो तो क्या होगा फिर, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, तो फिब्रिन जैसे ही कटेगा, थ्रेड कटा, प्लेटलेट अलग अलग हो गया, थ्रम्बस डिसॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देखा कि कैसे, क्या थ्रम्बस क्या था, कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, और बना तो फिर उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन उसका कैसे हुआ, डिसोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्यों पढ़ा। अभी तो हम लोगों ने ड्रग के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। ये सारा चीज़ पढ़ने का क्या मकसद था, क्या पर्पस था हमारा, पर्पस था जब इसको, इस फेनोमेनन को, इस मैकेनिज्म को जान लिए, अब हमारा ड्रग का मैकेनिज्म जानना इजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस ड्रग अगेंस्ट एंटी थ्रम्बो, ड्रग अगेंस्ट थ्रम्बस पर आते हैं। तो अब हम लोग ड्रग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ड्रग्स में हमें याद है हम लोगों ने पढ़ा, जो स्टेप्स पढ़ा थ्रम्बस फॉर्मेशन का, उस स्टेप को फिर से रिवाइंड करते हुए, मेमोराइज करते हुए फिर से आएंगे। प्लेटलेट्स में क्या था, सबसे पहला क्या था फ्रेंड्स, 3A याद रख, ट्रिपल ए याद रखना है। प्लेटलेट एडहेजन, दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन, थर्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन, राइट, वेरी गुड, एग्रीगेशन, वेरी गुड। ये 3 प्लेटलेट। फोर्थ फिब्रिन फॉर्मेशन, 4 स्टेप में हो गया फिब्रिन फॉर्मेशन, और फिफ्थ फिब्रिन का डिसोल्यूशन। ये 4 स्टेप्स हम लोगों ने थ्रम्बस के फॉर्मेशन से डिस्ट्रक्शन तक पढ़ा। अब आते हैं ड्रग्स पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ड्रग्स, तो ड्रग्स क्या होगा, पहला ड्रग्स में हम लोग क्या पढ़े, ड्रग्स पढ़ते हैं। चलिए, ड्रग्स अगेंस्ट प्लेटलेट एडहेजन, ये प्लेटलेट एडहेजन के अगेंस्ट में ऐसा कोई ड्रग नहीं। इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेशन। चलिए इसको हटाते हैं फिर। ड्रग अगेंस्ट, यहीं लिखते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्या हुआ माय फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स ड्रग्स अगेंस्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन। थर्ड क्या हुआ माय फ्रेंड, ड्रग्स अगेंस्ट फिब्रिन फॉर्मेशन। एंड फोर्थ ड्रग्स अगेंस्ट फिब्रिन डिसोल्यूशन। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए फिर लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी
क्लास देखते हैं ड्रग अगेंस्ट प्लेटलेट एक्टिवेशन। हम लोगों ने देखा जब एक्टिवेटेड प्लेटलेट 3 सब्सटेंस को रिलीज करता है। चलिए क्या रिलीज करता, बोलिए। थ्रोम्बिन, टी थ्रोम्बोक्सेन A2। चलिए पहला देखते हैं इसी को, थ्रोम्बोक्सेन TA2। क्या, थ्रोम्बोक्सेन A2 ये किस रिसेप्टर पर काम करता है? TP रिसेप्टर पर। थ्रोम्बोक्सेन प्रेस्टेनॉइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, प्लेटलेट पर होता है। ये क्या करता है? प्लेटलेट को एक्टिवेशन करता है। ये बनता कैसे है फ्रेंड्स? आप लोगों ने एनसेट्स में जो पढ़ा होगा कॉक्स 1 से। कैसे कैसे पढ़ता है? बनता एराकिडोनिक एसिड, जो उसका जो पाथवे है, कॉक्स 1 आएगा, कॉक्स 1 से कॉक्स 1 इसको थ्रोम्बोक्सेन A2 बनाता है। इसको इसका क्या होगा? इसको फॉर्मेशन को इनहिबिट करना, डिक्रीज कैसे करेंगे? कॉक्स 1 का को इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट करेगा। और क्या होगा? डिक्रीज TA2 फॉर्मेशन। ऐसी कौन सी ड्रग है भाई जो आपने पढ़ा एनसेट्स में? राइट, एब्सोल्युटली राइट, एस्पिरिन। एस्पिरिन आपने पढ़ा। एस्पिरिन क्या करेगा? थ्रोम्बोक्सेन A2 को क्या फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देगा बाय इनहिबिटिंग कॉक्स 1 एंजाइम। नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा आपने क्या देखा? ADP को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP को आपने पढ़ा, ADP निकला प्लेटलेट एक्टिवेशन से। ये ADP एक रिसेप्टर पे काम करता, प्लेटलेट का, प्लेटलेट पे एक रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर? इसको याद रखना है, PY2 बार, PY2 बार, P2Y12, PY200 बार है, P2Y12। इस रिसेप्टर पर प्लेटलेट ADP बाइंड करके और एक्टिवेट करता प्लेटलेट को। इसका इनहिबिटर है, इसका एंटागोनिस्ट क्या करेगा? इसको इनहिबिट कर दीजिए, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए। रिसेप्टर है ये, इसका एक ब्लॉकर रिसेप्टर ब्लॉकर, PY2 रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी दवा है, मेडिसिन? हम इसमें क्या है, इसमें ड्रग कौन सा होगा? ड्रग कौन सा होगा फ्रेंड्स? वेरी गुड, क्लोपिडोग्रेल और प्रासुग्रेल। क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल। चलिए थर्ड क्या था? थ्रोम्बिन, ड्रग अगेंस्ट थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के अगेंस्ट में थ्रोम्बिन, ये भी प्लेटलेट को एक्टिवेट करता। ये एक रिसेप्टर पे काम करता प्लेटलेट का। कौन सा प्लेटलेट के रिसेप्टर पे? पार, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर 1 पे पार बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में आप ड्रग दीजिए, इसका ब्लॉक कर दीजिए, इसका ब्लॉकर पार 1 ब्लॉकर।
क्या होगा? वोरापक्सर। वेरी गुड। ड्रग का नाम हो जाएगा क्या? वोरापक्सर। वोरापक्सर। ठीक है फ्रेंड, थ्रम्बीन के अगेंस्ट में काम करेगा। थ्रम्बीन प्रोटीएज, पार प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर पर करके प्लेटलेट को एक्टिवेट करता, इसको ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉकर हो जाएगा कौन सा? वोरापक्सर। राइट। चलिए, एक और है जो फोर्थ में हम लोग रखते हैं, क्या है वो? एक्टिवेशन में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। प्लेटलेट को, किसी भी सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है? एटीपी से। एटीपी को कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है। इसके कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। प्लेटलेट एक्टिवेट होगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। अब ये साइक्लिक एएमपी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इसको इनहिबिट कर देना है, क्योंकि प्लेटलेट को एक्टिवेशन से रोकना है, अगेंस्ट करना है, एक्टिवेशन नहीं होने देना है, ओवर एक्टिवेशन नहीं, रोकना है उसको। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर डिक्रीज प्लेटलेट एक्टिवेशन। प्लेटलेट एक्टिवेशन को कैसे डिक्रीज करेगा? इनहिबिटर जो देंगे तो ये इनहिबिटर हो जाएगा। इनहिबिटर, ये आपका साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा और डिक्रीज कर देगा क्या? डिक्रीज प्लेटलेट एक्टिवेशन। डियर फ्रेंड्स, ड्रग्स क्या होगा? ड्रग्स क्या होगा? सिलोस्टाजोल। सिलोस्टाजोल। सिलोस्टाजोल, ये क्या, कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर पढ़ा। ये जितने ये 4 क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा, 1 2 3 4, ये सारे के सारे ड्रग अगेंस्ट प्लेटलेट एक्टिवेशन हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट, ड्रग अगेंस्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन पढ़ेंगे। ड्रग अगेंस्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन, इसमें एक ड्रग पढ़ेंगे, कौन सा? राइट, ग्लाइकोप्रोटीन 23BA। 23 ग्लाइकोप्रोटीन 23BA रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करता है? फिब्रिन को एक दूसरे से, फिब्रिन के थ्रू एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेट से जोड़ रहा था, इसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। फिब्रिन आकर के बाइंड ही नहीं करेगा, दूसरा फिब्रिन दूसरे प्लेटलेट से, फिर फिब्रिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा, एक दूसरे को एक जगह जमा ही नहीं कर पाएगा, एग्रीगेट ही नहीं कर पाएगा। इसमें ड्रग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेरी गुड, एब6C मैब। एब6C मैब और टीरोफीबैन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो ड्रग्स पढ़ा, 4 एक्टिवेशन के लिए एक ड्रग अगेंस्ट एक्टिवेशन 4 सब क्लास पढ़ा। एक हम लोगों ने पढ़ा GP2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एब6C मैब एंड टीरोफीबैन। ये सारे ड्रग्स के 5 जो क्लास हो गए, सब क्लास, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहलाएंगे। अभी तक हम लोगों ने एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में पढ़ा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्रग अगेंस्ट फिब्रिन फॉर्मेशन।
फिब्रिन फॉर्मेशन मीन्स फिब्रिन किस तरीके से कहाँ से बनता है? फिब्रिनोजेन से। कौन बनाता है? कौन किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहाँ से है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। प्रोथ्रोम्बिन को कौन एक्टिवेट? ये सारे कास्केड। इसका मतलब है ये कोगुलेशन, ड्रग अगेंस्ट कोगुलेशन कास्केड। कोगुलेशन कास्केड के अगेंस्ट में ड्रग, क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट में ये ड्रग काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट? क्योंकि ये डायरेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर पे, कोगुलेशन कास्केड पे नहीं इफेक्ट करता, उसको उस पर कोई असर नहीं करता। किस पे करता है? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को, ये क्या है? एंटी थ्रोम्बिन, नाम ही है थ्रोम्बिन को का एंटी है, तो इसको क्या करेगा? एंटी को और स्ट्रॉन्ग करो। एंटी को और कोगुलेशन नहीं होने देना है, अगेंस्ट कर रहे हैं, कोगुलेशन नहीं होने देना है। कोगुलेशन नहीं होने देना है तो थ्रोम्बिन को रोकने के लिए उसके एंटी को स्ट्रॉन्ग कर दो। तो एंटी कौन है? एंटी थ्रोम्बिन है। इसको एक्टिवेटर, राइट, एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर, क्योंकि थ्रोम्बिन का एंटी है, थ्रोम्बिन कोगुलेशन करवाता है, उसके एंटी जो है वो उसको रोकेगा, इसको काम करने से रोकेगा। तो एंटी थ्रोम्बिन को स्ट्रॉन्ग कर दो, उसको एक्टिवेट कर दो। इसलिए इस क्लास के ड्रग है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट एंटी इनडायरेक्ट एंटीकोगुलेंट में, जो आगे हम लोग देखेंगे कैसे है। ये देख लिया आपने, ये क्या करेगा? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एटी थर्ड को एक्टिवेट करेगा। इसमें कौन से ड्रग हो जाएंगे? ड्रग का नाम अनफ्रेक्शन्ड हेपेरिन, अनफ्रेक्शन्ड हेपेरिन, और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। लो मोलिकुलर हेपेरिन मीन्स इनॉक्सापेरिन और डाल्टेपेरिन। इनॉक्सापेरिन, पेरिन याद रखेंगे, इनॉक्सा जोड़े, इनॉक्सापेरिन, डाल्टेपेरिन। ये लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो है और अनफ्रेक्शन हेपेरिन, ये इनडायरेक्टली काम करता है बाय एक्टिवेटिंग द एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। अब इसमें देखते हैं फैक्टर, ये जो है अनफ्रेक्शन हेपेरिन, दो फैक्टर को, ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है इसमें दो फैक्टर को ये इनहिबिट करता है। अनफ्रेक्शन हेपेरिन जो है इसके थ्रू ये दो फैक्टर को इनहिबिट करता है। कौन सा? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, हेपेरिन ने इसको एक्टिवेट किया, इसमें ये दो फैक्टर को इस पर इफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है। याद रखेंगे वो एक्टिवेटेड फैक्टर है, फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिवेटेड फैक्टर है। इनएक्टिवेटेड फैक्टर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है। और ये लो मोलिकुलर वेट जो है मेनली 10A को, दोनों को करता है लेकिन मेनली 10A को। किसके थ्रू? याद रखेंगे किसके थ्रू करेगा? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के। ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का एक्टिवेटर है, और ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड अनफ्रेक्शन्ड हेपेरिन जो इसको एक्टिवेट करता है। तो ये दो फैक्टर को मेनली कर, दो फैक्टर 10A और थ्रोम्बिन। और लो मोलिकुलर हेपेरिन जब एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करेगा तो ये मेनली 10A को एक्टिवेट करेगा। समझ गए? चलिए डायरेक्ट में देखते हैं हम लोग क्या होगा। डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट मीन्स ये डायरेक्ट फैक्टर को ही इनहिबिट करेगा। इसमें दो ग्रुप में हम लोग देखते हैं, दो दो क्लास में। फैक्टर एक हो गया, फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। फैक्टर 10A को इनहिबिटर, फैक्टर 10A का इनहिबिटर है, क्या है? रिवारोक्साबेन, रिवारोक्साबेन। इसको याद रखेंगे 10A क्या है? रिवारोक्साबेन। ये फैक्टर 10A को डायरेक्टली इनहिबिट करता। और फैक्टर डायरेक्ट इनहिबिटर फैक्टर थ्रोम्बिन को इनहिबिट कौन करता है? थ्रोम्बिन का इनहिबिटर डायरेक्ट
डायरेक्ट थ्रोम्बिन का इनहिबिटर है डेबिगेट्रन। डेबिगेट्रन। तो फ्रेंड हम लोग ने देखा इनडायरेक्ट में एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के थ्रू एक्टिवेट किया, फिर उससे जो है प्लेटलेट उससे जो है क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव हुआ। कौन सा? 10A थ्रोम्बिन, हेपेरिन अनफ्रैक्शन हेपेरिन के केस में, और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के केस मेनली 10A। डायरेक्ट 10A को इनहिबिटर कौन सा है? रिवारोक्साबेन। और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो है वो डेबिगेट्रन है। डेबिगेट्रन। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ने देख लिया डायरेक्ट में दो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। नेक्स्ट में क्या देखेंगे? विटामिन के एंटागोनिस्ट। वेरी गुड, वारफेरिन। अब फ्रेंड्स, वारफेरिन विटामिन के को कैसे एंटागोनिस्ट है, इसका थोड़ा मैकेनिज्म हम लोग फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे है, इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कोगुलेशन फैक्टर लीवर में बनते हैं जो कि प्रो इनएक्टिव, जब कास्केड में आने पर इनएक्टिव को एक्टिव होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव भी प्रोकोगुलेंट होते हैं। उसका कार्बोक्सिलेशन की जरूरत होती है। वो समझ लीजिए जो बन के तैयार होता है लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हुआ होता, उसकी प्रोसेसिंग होने की जरूरत पड़ती है। उस प्रोसेसिंग के लिए वो एक फेनोमेनन है जिसको बोलते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन। उस गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के चाहिए। ये कहाँ होगा? लीवर में होगा। तो देखते हैं क्या होगा। लीवर में हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर्स है? उसको याद रखेंगे, 27,910 27910 27,910। इस फैक्टर को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? क्या होना पड़ेगा? गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन होगा, ये एक्टिव तक हो पाएगा, प्रो से एक्टिव फॉर्म में बनेगा। अब फ्रेंड्स, ये गामा कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा? ये विटामिन के जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में विटामिन के H2 मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। इसमें इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। कौन सा? विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस्ड विटामिन के में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। ये विटामिन के रिड्यूस्ड विटामिन के ये क्या कराता है? ये गामा कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। रिड्यूस्ड विटामिन के गामा कार्बोक्सिलेशन जो फैक्टर है 27,910 को करवाएगा। कहाँ पे? लीवर में। अब क्या होगा भाई साहब? ये वारफेरिन जो है, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट, ये आपका इस ये एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिड्यूस नहीं होगा तो गामा कार्बोक्सिलेशन जो ये 27,910 क्लॉटिंग फैक्टर का नहीं हो पाएगा, जिससे ये फैक्टर एक्टिव नहीं होगा कास्केड में, वो उसका कोई रोल कोगुलेशन कास्केड में वो भाग नहीं ले पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यही वजह है कि वारफेरिन इमीडिएट एक्शन नहीं कर पाता। क्यों? कि इसका प्रोसेस लंबी है। इमीडिएट इमरजेंसी में अब वारफेरिन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वारफेरिन को एक्ट करने के लिए थोड़ी सी समय की जरूरत है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन लेट होता है। चलिए, वारफेरिन को समझ लिया हम लोगों ने, विटामिन के एंटागोनिस्ट।
तो अभी हम लोगों ने जो ड्रग ड्रग अगेंस्ट फिब्रिन फॉर्मेशन, इसको क्या बोलेंगे? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट ड्रग। इससे पहले हम लोगों ने एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देखा, अभी एंटी कोगुलेंट। अगर आप एंटी कोगुलेंट ड्रग्स आपसे पूछा जाए तो ये सारे ड्रग्स जो हम लोग अभी पढ़ा उसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में जो फिब्रिन बन चुका उसको डिसॉल्व कैसे होगा? लास्ट पॉइंट, लास्ट जो है पॉइंट, ड्रग अगेंस्ट फिब्रिन डिसोल्यूशन कैसे होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा तो फिब्रिन जो बना उसको प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिनोजेन से कन्वर्ट होकर के प्लाज्मिन बना। प्लाज्मिनोजेन से कन्वर्ट होकर प्लाज्मिन बना किसके प्रेजेंस में? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। ये प्लाज्मिन सीजर के जैसा काम करेगा और क्या करेगा? फिब्रिन थ्रम्बस जो है में फिब्रिन जो है थ्रेड उसको काट देगा। किस चीज में बनेगा? फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, एफडीपी, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन ज्यादा होगा, इसको एक्टिवेटर दे देंगे तो क्या होगा? ऐसा ड्रग हो जो इसको एक्टिवेट कर दे, ज्यादा प्लाज्मिन बनेगा, ज्यादा थ्रम्बस तो थ्रम्बस को डिसॉल्व करेगा, मींस फिब्रिन को काटेगा। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर ड्रग, इसमें क्या है? अल्टीप्लेज, प्लेज इसमें अल्टीप्लेज और नॉन स्पेसिफिक में स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज से समझ गए होंगे, बैक्टीरिया से निकला हुआ कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो फ्रेंड्स ये जो हम ड्रग अभी हम लोगों ने देखा, एक इसको क्या बोलेंगे? फिब्रिनोलाइटिक्स, फिब्रिनोलाइटिक्स और थ्रम्बोलाइटिक्स और थ्रम्बोलाइटिक्स। हम लोगों ने 3 क्लासेस और ड्रग पढ़ा, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट्स एंड फिब्रिनोलाइटिक्स। चलिए ये ड्रग ये जरूरत क्यों पड़ा? ये ड्रग अगेंस्ट थ्रम्बस, ये तो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है, नेचुरल फिनोमिनन कोगुलेशन होना है, उसको हम लोग इनहिबिट क्यों करते हैं? कोई भी ड्रग हम कब देते हैं? जब हमारा सिस्टम एबनॉर्मल हो जाए। ये थ्रम्बस फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो रहा था, जैसा हम लोगों ने विचोस ट्रायल में पढ़ा। तो फ्रेंड्स जब एबनॉर्मल कोगुलेशन होगा तब उसके अगेंस्ट ड्रग देंगे हम लोग, जो कि ड्रग हम लोगों अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं कुछ क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें जो पर्टिकुलरली किस तरह का ड्रग, किस क्लास का ड्रग यूज करते हैं। फ्रेंड्स आर्टेरियल थ्रम्बस, आर्टेरियल थ्रम्बस में प्लेटलेट रिच्ड होता है, ये प्लेटलेट रिच्ड होता है। इसमें क्या होगा? बेनिफिशियल क्या होगा? आप एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा एंटी प्लेटलेट। आर्टेरियल थ्रम्बस मीन्स क्या सब हो सकता है इसमें? क्या जैसे कि सेरेब्रल आर्टरी का हो गया, सेरेब्रल आर्टरी का थ्रम्बस, इससे क्या हो जाएगा? क्या कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन होगा? स्ट्रोक होगा। गुड। नेक्स्ट, और कोरोनरी आर्टरी का थ्रम्बस हो जाए तो क्या हो जाएगा क्लिनिकल कंडीशन? कोरोनरी आर्टरी थ्रम्बस। वेरी गुड। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस कंडीशन में जो आर्टरियल थ्रम्बस है उस बेनिफिशियरी का एंटी प्लेटलेट्स। वेनस थ्रम्बस में क्या होगा माय फ्रेंड्स? वेनस थ्रम्बस जो होगा, वेनस थ्रम्बस वो फिब्रिन रिच्ड होता है। फिब्रिन रिच्ड होगा तो एंटी फिब्रिन ड्रग देंगे, मतलब ड्रग अगेंस्ट फिब्रिन फॉर्मेशन। फिब्रिन रिच्ड क्या होगा? एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट।
जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एंटी कोगुलेंट देंगे, फिब्रिन, वेनस थ्रम्बस, जैसे कि डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यही डीप वेन थ्रोम्बस, थ्रोम्बस जब डिटैच्ड होगा, एम्बोलाई बनेगा, पल्मोनरी में जाएगा, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो आप इसमें इस केस में क्या होगा, एंटी कोगुलेंट का रोल हो जाएगा। वन मोर थिंग माय फ्रेंड, what is the most common adverse effect of these anti-thrombus drugs? Right, bleeding. What is most common side effect? Most common adverse effect क्या हो सकता है? Bleeding. Good. ब्लीडिंग होगा। तो क्या इस ड्रग को ऐसे ही चलाते रहेंगे, चलाएंगे? जी नहीं। इसको इस ड्रग को स्टार्ट करने से लेकर के इसको ड्रग को देने में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ड्रग जब देंगे एंटी कोगुलेंट, एंटी थ्रोम्बस ड्रग्स, तो आप क्या करिएगा, मॉनिटरिंग करिएगा। किस चीज़ का मॉनिटरिंग करिएगा? इसको बोलते हैं INR, इंटरनेशनलाइज्ड नॉर्मल रेशियो, इंटरनेशनलाइज्ड नॉर्मल रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अगर आप हेपरिन के केस में, हेपरिन है तो APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम मेजर करते हैं, देखते हैं, मॉनिटर करते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और वारफेरिन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हेपरिन में एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मॉनिटर करते हैं, और वारफेरिन के केस में प्रोथ्रोम्बिन टाइम मॉनिटर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये ओवरडोज हो जाए, हेपरिन का ओवरडोज होगा तो क्या इसका एंटीडोट होगा? एंटीडोट, गुड, प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट। और वारफेरिन का क्या होगा? वारफेरिन का क्या होगा फ्रेंड्स? एनीबॉडी? यस, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के एंटीडोट वारफेरिन का है, और प्रोटामीन सल्फेट जो है एंटीडोट किसका है? हेपरिन ओवरडोज। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद है ये क्लास इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव होगा। आशा है कि आप लोग अच्छी लगा होगा ये क्लास। अगर अच्छा लगे, तो दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की आगे की वीडियो के लिए, आगे लेक्चर के लिए। थैंक यू।